हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मेरे हिसाब से कल प्रकाश के परावर्तन तक हो चुका था। ठीक, तो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और अपनी अगली हेडिंग डालें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल हमने प्रकाश के परावर्तन पर पिछला वाला वीडियो छोड़ा हुआ था, तो उसके जस्ट आगे से आप हेडिंग बनाएं गोलीय दर्पण। आज की हमारी हेडिंग क्या आती है? आज की हमारी हेडिंग आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, तो पहले तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और बाद में इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो लिखना अपनी कॉपी में स्टार्ट करें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा हुआ वह भाग होता है, जिसके एक भाग पर या एक पृष्ठ पर रेड लेड PbO2 की पॉलिश होती है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, तो हमने क्या लिखा? गोलीय दर्पण हमारी हेडिंग है। हमने लिखा है गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग होता है जिसके एक भाग पर रेड मीन्स होता है Pb, रेड मीन्स लाल कलर की पॉलिश होती है, लेड मीन्स होता है Pb जो कि केमिस्ट्री में आपका एक तत्व है। तो रेड लेड की पॉलिश होती है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पहले तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर इसकी हम एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा हुआ वह भाग होता है। पहले हम इतनी बात समझेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखें कि गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होता है। कांच के खोखले गोले से मतलब होता है कि जैसे आपने गेंद देखी होगी, तो गेंद जो है वो अंदर से खोखली होती है और बाहर जो है ठोस होती है, अंदर से कैसी होती है? खोखली। आपने गेंद देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल भी अंदर से खोखली होती है और बाहर ठोस होती है। वैसे ही हमारा गोलीय दर्पण होता है। दर्पण मीन्स क्या होता है? दर्पण मीन्स होता है मिरर, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शीशा बोलते हैं। और गोलीय मतलब होता है गोले के आकार का। तो एक गोले के आकार का मिरर हमें पढ़ना है। तो यह गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है, अंदर से खोखला होता है, ऊपर कांच का बना हुआ होता है, गेंद और फुटबॉल के समान। कैसे? इस प्रकार से एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, इस प्रकार से एक कांच का खोखला गोला होता है जो अंदर से खोखला होता है। अंदर कैसा होता है? अंदर खोखला होता है और बाहर कांच का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से होता है। अब होता क्या है कि इसमें से दो पार्ट कर लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कांच के खोखले गोले का काटा हुआ वह भाग होता है। तो जाहिर सी बात है कि गोलीय दर्पण को एक कांच के खोखले गोले में से काटा गया होगा।
काटने के बाद फिर हमारी ये लाइन आती है कि जब आप उसे काट लेते हैं फिर उसके बाद हमें ये लाइन समझनी है, पहले नहीं समझनी है। पहले हमें एक कांच का खोखला गोला लेना है, उसे हमें काट कर 2 भागों में बांट देना है। जब हम उसे 2 भागों में बांट देते हैं तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है कि गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है जिसे काटकर बनाया जाता है, यानी कि काटा गया एक भाग होता है। अब डेफिनेशन जब आप काट लेंगे कांच के खोखले गोले को तो हमारी डेफिनेशन यहाँ से फिर समझनी स्टार्ट होती है कि जिसके एक भाग पर पॉलिश होती है। क्या होती है? एक भाग पर तो पॉलिश होती है, और हमें ध्यान रखना है कि पॉलिश होती किसकी है? पॉलिश रेड लेड की होती है। रेड लेस मीन्स क्या होता है कि एक लेड जो है, लेड मीन्स शीशा टाइप का होता है, जो केमिस्ट्री में आपने एक तत्व पढ़ने को मिलेगा, अभी नहीं पढ़ा है तो आगे चल के आपको एक तत्व पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है लेड, और वह लाल कलर की पॉलिश कर दी जाती है। तो उसका केमिस्ट्री में फार्मूला होता है, लेड को केमिस्ट्री में PbO2 बोलते हैं। तो लेड ऑक्साइड की जो है पॉलिश होती है। Pb मीन्स होता है लेड और O2 मीन्स होता है ऑक्साइड। तो आप लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं और रेड लेड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो उसमें लेड ऑक्साइड यानी रेड लेड की पॉलिश होती है एक साइड यानी एक भाग पर, और दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पूरी बात को हम ध्यान से समझते हैं। पहले तो हमें एक गोलीय दर्पण बनाना है, जो अंदर से हमने खोखला गोला मान लिया है। माना क्या है कि होता है, इसके अब 2 पार्ट कर लिए जाते हैं इस प्रकार से। इसके 2 पार्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसे बीच में से इस तरह से काट लिया जाता है, और काट कर उसके 2 पार्ट कर लिए जाते हैं। किस प्रकार से कि हमने ये काट लिया है तो इसके 2 पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट ए वाला हो गया है इस साइड का जो आप देख रहे हैं, और एक पार्ट ए वाला हो गया है इस साइड का जो आप देख रहे हैं। तो 2 पार्ट हो गए। तो पहले तो हमें समझना है कि गोली दर्पण को हम जैसे ही काटते हैं तो हमें 2 पार्ट प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 2 पार्ट। तो यहाँ से एक बात समझनी होती है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है अवतल, एक आता है अवतल दर्पण, ठीक, जिसे कॉनकेव मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। और दूसरा होता है उत्तल, उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। तो जैसे ही हमने गोलीय दर्पण को बीच से काटा तो हमें एक ए वाला भाग प्राप्त हुआ और एक ए वाला भाग प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हमें मिले, और दोनों में से एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब बात समझनी होती है कि अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है। तो हम समझते हैं, और यहीं पर हम एक पूरी लाइन समझेंगे कि जिसके एक भाग पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। और ये जो हमारे पार्ट बने हुए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वो गोलीय दर्पण में से काट लिए जाते हैं, और गोलीय दर्पण में से काटा गया एक भाग होता है। इसलिए ऊपर लिखा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले में से काटा जाता है, और वही काटा गया कोई एक भाग होता है। या तो वो अवतल दर्पण हो सकता है या तो वो उत्तल दर्पण हो सकता है। फिर इन्हीं में हमें पूरी डेफिनेशन लगा के समझनी होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण और पूरी बात समझते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अवतल, अवतल दर्पण। नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण, ठीक। और अवतल दर्पण में लिखेंगे वह दर्पण, वह दर्पण जिसके बाहरी भाग पर, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है, और पॉलिश होती किसकी है? लेड ऑक्साइड की। बाहरी भाग पर पॉलिश होती है और अंदर वाले भाग से
अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। हमने इतनी बात तो समझ ली कि हमारे जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक कांच के खोखले गोले में से काटा जाता है और काटने पर हमें दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं, यानी कि दो भाग प्राप्त होते हैं। उनमें से एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो समझते हैं अब कि अवतल दर्पण क्या होता है, और इसी में आपको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी परिभाषा लगाकर दिखाएंगे। ठीक, तो आप जो है पहले बनाएं नंबर 1 हेडिंग अवतल दर्पण और उसमें लिखें वह दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है तथा अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। पहले हमें हेडिंग डालनी है गोलीय दर्पण, पूरी यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। इसके बाद हमें नंबर 1 अवतल दर्पण हेडिंग डालनी है और पूरी डेफिनेशन लिखनी है। अब समझते हैं पूरी परिभाषा, इसको भी समझेंगे, साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम परिभाषा पूरी समझेंगे। मैट देते हैं फिर समझाते हैं। ये रहा हमारा कांच का खोखला गोला। ठीक, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया। तो एक हमें मिला अवतल दर्पण और दूसरा हमें मिला उत्तल दर्पण। ठीक, समझते हैं कि अवतल दर्पण कौन सा होता है। नंबर 1 आता है अवतल दर्पण। ठीक, तो हमारे यहाँ पर दो पार्ट प्राप्त होते हैं, एक तो हमारा ये वाला पार्ट प्राप्त होता है और एक हमारा ये वाला प्राप्त होता है। यानी कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड वाला होता है। कौन सा? ये वाला भाग हमारा लेफ़्ट हैंड वाला होता है और ये वाला भाग हमारा राइट हैंड वाला होता है। राइट हैंड मीन्स होता है दायां और लेफ़्ट हैंड मीन्स होता है बायां। तो दो भाग प्राप्त होते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो राइट हैंड वाला पार्ट है, जो राइट हैंड वाला पार्ट है वो हमारा होता है अवतल दर्पण। हमेशा हमें याद रखना है, इससे हम भूलेंगे नहीं, कि जो हमारा राइट हैंड वाला पार्ट होता है वो दिमाग में सेट रखना है, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और जो हमारा लेफ़्ट हैंड वाला पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। इतनी बात हमें हमेशा सेट करके रखनी है। अब समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो ये वाला पार्ट हमारा जो प्राप्त हुआ है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हमने एक कांच के खोखले गोले में से काटा है, तो यह इसी का भाग है। अब हमें समझना है कि इसके एक भाग पर पॉलिश होती है, दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो एक भाग कौन? इसके दो भाग हैं। प्रत्येक दर्पण के दो भाग होते हैं। एक होता है बाहर वाला, एक होता है बाहर वाला भाग। ये वाला जो ऊपर वाला हमारा है, ये वाला होता है बाहर वाला भाग, और जो नीचे वाला पार्ट है अंदर वाला, इसे कहते हैं, ये हमारा होता है दर्पण का अंदर वाला भाग। ठीक, तो दो पार्ट होते हैं दर्पण में, एक होता है बाहर वाला, एक होता है अंदर वाला। तो अवतल दर्पण के बाहर वाले भाग पर पॉलिश होती है। अवतल दर्पण के बाहर वाले भाग पर पॉलिश होती है, हमें याद रखना है। तो हम बाहर वाले भाग पर पॉलिश किए देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो है बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर दी। पॉलिश इसी टाइप से की जाती है, हमने पिछले लेक्चर में समझा है। तो बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश होती है। अब जो अंदर वाला पार्ट बचा हुआ है उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, जस्ट इससे पिछले वाले में। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किरण जाती है, जाने के बाद दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद जो है पुनः जो है वापस आ जाती है। तो यही घटना जो है हमारी परावर्तन कहलाती है।
तो वही सारी घटना हमें यहाँ पर सेट करनी है, क्योंकि परिभाषा कह रही है कि बाहर वाले भाग पर पॉलिश होती है, अंदर वाले भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अंदर वाले भाग पर ही प्रकाश किरणें जाएंगी, जाकर दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद वो वापस आएंगी। कौन से भाग पर? अंदर वाले भाग पर। किसके? अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के अंदर वाले भाग पर प्रकाश किरणें जाती हैं, जाकर दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद वापस लौटती हैं। इसी को बोला जाता है परावर्तन। तो अंदर वाले भाग से होता है परावर्तन और बाहर वाले भाग से होता है पॉलिश। ठीक, तो करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने समझा है कि परावर्तन कैसे होता है। एक प्रकाश किरण डाली जाती है, तो हमने जो है डाल दी है। डालने के बाद वह दर्पण पर टकराती है। दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है हमें याद है, उसे आपतन बिंदु बोला जाता है। तो ये हमारा आपतन बिंदु होगा। ठीक, टकराने के बाद उस साइड पॉलिश लगी हुई है, तो उस साइड निकल नहीं पाएगी, तो लौट के फिर यहीं आ जाएगी। इसी को बोला जाता है परावर्तन। तो एक भाग पर पॉलिश होती है, दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है, बाहर वाले भाग पर पॉलिश होती है। किसके? अवतल दर्पण के। तो हमें अवतल दर्पण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि अवतल दर्पण के बाहर वाले भाग पर पॉलिश होती है, तो उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है। अवतल दर्पण के अंदर वाले भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उत्तल दर्पण के बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखते हैं कैसे। ठीक, हमें याद रखना है कि ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हमारा उत्तल दर्पण है। तो समझते हैं। नंबर दूसरा हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण। नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में लिखेंगे वह दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है तथा बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, समझते हैं पूरी बात कि अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है, बाहर वाले भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण हमारा लेफ्ट हैंड वाला होता था, इस साइड वाला। तो बनाते हैं। तो ये हमारा जो सामने बना हुआ है, जो हमने गोलीय दर्पण के काटा हुआ था, तो वही लेफ्ट हैंड वाला मैंने बना दिया है। ठीक, अब इसके अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश होती है। इसके दो पार्ट होते हैं। ये वाला इस तरफ वाला जो पार्ट है वो अंदर वाला होता है, और इस तरफ वाला जो पार्ट है वो बाहर वाला होता है। तो इसके अंदर वाले पार्ट पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश होती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश होती है। ठीक है, और बचा बाहर वाला, तो बाहर वाले से प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि बाहर वाले पार्ट से प्रकाश की किरणें जाएंगी और बाहर वाले पार्ट पर टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः वापस लौट आएंगी। इसी को परावर्तन बोला जाता है। किस प्रकार से? कि इस प्रकार से जो है प्रकाश किरणें जाएंगी, जाने के बाद जो है दर्पण पर टकराएंगी। किस पार्ट पर? बाहर वाले, क्योंकि अंदर तो पॉलिश है। जहाँ पर पॉलिश होती है वहाँ पर प्रकाश किरणें नहीं जाती हैं। हमें हमेशा याद रखना है, न तो वो वहाँ टकराती हैं, न तो वो वहाँ जाएंगी कभी भी। अब यहाँ पर वो टकराएंगी, टकराने के बाद जो है इसको आपतन बिंदु बोला जाता है। जहाँ पर प्रकाश किरणें टकराती हैं उसको आपतन बिंदु बोला जाता है। तो उस साइड पॉलिश लगी हुई है, तो उस साइड तो प्रकाश किरण जा नहीं पाएगी, इसलिए यहीं पर टकराएगी और पुनः वापस लौट आएगी। तो इसी को बोला जाता है परावर्तन।
तो अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश, बाहर वाले पार्ट पर परावर्तन। कोई पूछता है पॉलिश किसकी होती है, तो हमें बताना है लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। कहीं कहीं पर आपको लेड भी मिलेगा, तो आप घबराएं नहीं, ठीक। तो हमने आज जो है अवतल दर्पण समझा, उत्तल दर्पण समझा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समझते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, जो कि इम्पोर्टेंट हेडिंग है, पूछ ली जाती है। अवतल दर्पण के उपयोग। पहले तो हम जो है थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं, आप जल्दी से समझ जाएं। तो जहाँ जहाँ प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होता है, जहाँ जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, अगर आप मेरी जो है शब्द को समझेंगे तो आपको अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के उपयोग में कहीं भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद से ही उन्हें समझ लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होना है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होना है। तो जहाँ जहाँ प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होगा, जहाँ जहाँ प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होगा, प्रकाश किरणें फैलती हुई जा रही हैं, अगर उन्हें आपको सिकोड़ना है तो सिकोड़ने के लिए वहाँ पर आप अवतल दर्पण फिट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ सिकोड़ना होगा वहाँ पर हम अवतल दर्पण लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पर प्रकाश किरणों को फैलाना होगा, जहाँ जहाँ पर प्रकाश किरणों को फैलाना होगा वहाँ वहाँ पर हम उत्तल दर्पण लगाएंगे। ये बात अपने माइंड में सेट करके रखना है हमेशा, हमारे कभी भी जो है इनके उपयोग गलत नहीं होंगे, ठीक। तो पहला उपयोग इनका आता है, कॉपी में लिखेंगे कि आँख कान नाक व गले के डॉक्टर जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं, कान वाले डॉक्टर होते हैं, नाक वाले डॉक्टर होते हैं, गले वाले डॉक्टर होते हैं, जो बारीक चीज़ों को जांच करते हैं, बारीक मतलब छोटे छोटे पुर्जों की जांच करते हैं शरीर के अंदर की, तो वहाँ अवतल दर्पण को लगाकर चेक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश किरणें सिकोड़नी होती हैं। जहाँ जहाँ पर बारीक चीज़ों की जाँच करनी होती है डॉक्टर को, तो वहाँ पर प्रकाश किरणें सिकोड़नी होती हैं। तो प्रकाश किरणें सिकोड़ कर एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, क्योंकि बारीक बारीक चीज़ें होती हैं तो उसी पॉइंट पर फोकस करना होता है, फोकस करने के लिए प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं आँख के, कान के, नाक के, गले के, तो वो प्रकाश किरणों को सिकोड़कर एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए वहाँ पर अवतल दर्पण लगाते हैं, जिससे वो आँख, कान, नाक व गले की आसानी से जो है जांच कर दें, क्योंकि एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए प्रकाश किरणों को सिकोड़ना पड़ता है। तो नंबर पहला जो है उपयोग हो गया। नंबर दूसरा उपयोग होता है कि सर्च लाइट, जो वाहनों की सर्च लाइट होती हैं, जो वाहनों के बगल में लगी होती है, जिन्हें इंडिकेटर बोला जाता है, उन्हीं को सर्च लाइट कहा जाता है। सर्च लाइट तथा टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्योंकि टॉर्च में आपने देखा होगा कि टॉर्च में प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होता है। जब बल्ब से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो वो फैली हुई होती हैं, तो उन्हें एक पॉइंट पर फोकस करना होता है जब वो टॉर्च से बाहर निकलती हैं। तो टॉर्च में एक कांच फिट कर दिया जाता है, जो आपने देखा होगा, वह कांच अवतल दर्पण का होता है। क्योंकि जब बल्ब से प्रकाश किरणें फैली हुई निकलती हैं तो वो उनके आगे एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे सारी किरणें जो है वो सिकुड़ कर एक पॉइंट पर फोकस हो सकें। इसीलिए टॉर्च में और सर्च लाइट में प्रकाश किरणों को सिकुड़कर एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अवतल दर्पण के उपयोग में ध्यान रखेंगे। नंबर 3 आता है सेविंग वाले दर्पण में।
सेविंग वाला दर्पण कौन सा? जो नाई के यहाँ दर्पण उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमें याद रखना है कि सेविंग वाले दर्पण जो नाई के यहाँ उपयोग होता है वो सामने हमारे अवतल दर्पण लगा होता है। तो 3 चीज़ें आप याद रखेंगे जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये हमारे अवतल दर्पण के उपयोग हैं। अब नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, हेडिंग बनाएंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो जहाँ जहाँ प्रकाश किरणों को फैलाना होगा वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रयोग लिखना है, सड़क पर लगी लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश अधिक क्षेत्रफल मतलब अधिक जगह में, अधिक क्षेत्रफल यानी कि अधिक जगह में फैल सके, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे बाहर, घर के बाहर और सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं खम्भों के ऊपर, तो उनके जो बाहर एक कांच लगा होता है, उनके बल्ब के बाहर जो एक कांच लगा होता है वो उत्तल दर्पण का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह में उनका प्रकाश फैलाना होता है कि जितने ज़्यादा जो है जगह में प्रकाश फैल जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है रोशनी के लिए। तो प्रकाश किरणें जब बल्ब से निकलती हैं तो फैली तो निकलती हैं, लेकिन उन्हें और फैलाना होता है। क्यों फैलाना होता है? क्योंकि उनका प्रकाश अधिक से अधिक जगह को घेर सके। तो अधिक फैलाने के लिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे हमारा प्रकाश जो है अधिक जगह पर फैल सके। तो यही कारण है कि बाहर लगी जो लैंपें होती हैं उनमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है वो अधिक से अधिक जगह पर फैल जाए, प्रकाश किरणों को फैलाना होता है। नंबर दूसरा, वाहनों में साइड शीशे के रूप में सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अपने आप से लिख लेंगे। वाहनों के साइड शीशे के रूप में, वाहनों के साइड शीशे का मतलब होता है कि जो ड्राइवर के बगल में कोई भी आप गाड़ी देखें, चाहे वो बस हो, ट्रैक्टर हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, ट्रेन में शायद नहीं लगा होता है, बस हो, ठीक है, कार हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर जो ड्राइवर के जस्ट बगल में एक शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पीछे आने वाले वाहन जो हैं वो उसी शीशे से देखे जाते हैं। जो पीछे वाहन आते हैं वो उसी से देखे जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि पीछे आने वाले जो वाहन हैं उनका प्रतिबिंब उस दर्पण में सीधा बने, क्योंकि अगर उस दर्पण में पीछे आने वाले वाहनों का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो जो ड्राइवर होता है वो समझ नहीं पाएगा कि पीछे वाला वाहन कितनी दूर है और एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए वाहनों के साइड शीशे में उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि पीछे आने वाले जो वाहन होते हैं उनका सीधा प्रतिबिंब बने। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें याद रखना है कि जहाँ जहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आज से वाले पॉइंट भी हमें नोट करना है कि जहाँ जहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ जहाँ वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पर हमेशा कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल। माइंड में सेट करके रखना है हमेशा कि जहाँ जहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा होता है। तो यही कारण है कि वाहनों में साइड शीशे के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीछे आने वालों जो वाहन होते हैं उनका सीधा प्रतिबिंब बने और एक्सीडेंट ना हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।